हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि आज स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 जो कि है शब्द विचार। इसमें हमने इससे पहले एक वीडियो डाली है, वो भी शब्द विचार की है, लेकिन उस पर हमने शब्द विचार, शब्दों का वर्गीकरण और उसका फर्स्ट पार्ट स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कवर किया था। आज हम उसके आगे के पार्ट कवर करेंगे। चलिए, उसके आगे का जो पार्ट है, सबसे पहले हमारा आता है रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, जब भी हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले जो है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर करते हैं, फिर हम करते हैं रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के हम 3 भेद हमें देखने के लिए मिलते हैं: रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। ठीक है, रूढ़ जो है वो शब्द होते हैं जिनका निर्माण किन्हीं भी अन्य शब्दों के योग से नहीं होता है। ये शब्दों के मूल रूप होते हैं और इसीलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है, जैसे कि जल, तन, मन, हम। ठीक है, उसके बाद यौगिक। यौगिक वो शब्द होते हैं जिनका निर्माण किन्हीं अन्य शब्दों के योग से होता है, जैसे कि प्रत्यय के योग से, उपसर्ग के योग से। प्रत्यय के योग से परिवार प्लस इक, तो ये हमारा क्या बन जाता है? पारिवारिक। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, परिवार प्लस एक, तो ये हमारा क्या बन गया? पारिवारिक। उपसर्ग के योग से प्रत्यय क्या होता है? जो हम पीछे शब्द लगता है, उपसर्ग होता है जो आगे लगता है। उपसर्ग उप प्लस कार, तो ये क्या बन गया? उपकार। ठीक है, संधि के द्वारा धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। समास द्वारा राजा की पुत्री, राजपुत्री। इस तरह से जो यौगिक शब्द हैं वो बनाए जाते हैं। एक होता है हमारा योगरूढ़। ये वो शब्द होते हैं जो अपने खंडों से उत्पन्न जो अर्थ है, इनके खंडों से जो अर्थ उत्पन्न होता है उसको छोड़कर किसी भी विशेष अर्थ जब ये कोई ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि अपने खंडों से इनके जो भी शब्द हैं, ठीक है, जो भी शब्द हैं, जब वो अपने खंडों से अर्थ उत्पन्न करते हैं तो उस अर्थ को छोड़कर जब वो कोई और अर्थ निकालते हैं, कोई और विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वो क्या होता है? योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लंबोदर, ठीक है, यानी कि लंबे पेट वाला। इस शब्द में केवल गणेश जी का ही बोध होता है। जब भी हम लंबोदर बोलते हैं तो ये गणेश जी का नाम है या गणेश जी को ही कहा जाता है, तो हमें एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ भाई, ये गणेश जी को कहा जाता है। नीलकंठ, शिव जी यानी कि नीले कंठ वाले, उनको कहा जाता है ना नीलकंठ। पीताम्बर, कृष्ण जी, पीले वस्त्र धारण करने वाले। इस तरह से पवन पुत्र, हनुमान जी, पवन के पुत्र। दशानन, रावण, 10 सिर वाला। तो इस तरह से जो शब्द हैं उनका निर्माण किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट जो कि है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जब हम शब्दों को बांटते हैं तो वो 3 भागों में बांटे जाते हैं: सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द। ठीक है, अर्ध पारिभाषिक। सामान्य शब्द क्या होते हैं? सामान्य शब्द वो होते हैं जिनका संबंध आम जनजीवन के साथ होता है और इन शब्दों का प्रयोग हम भाषा या समुदाय के व्यक्ति या फिर अपना जो हमारा दैनिक व्यवहार है उसमें करते हैं। ठीक है, मम्मी ने निधि से कहा, बेटी सड़क पर हमेशा अपनी बाईं ओर ही चलना चाहिए। तो यानी कि सामान्य शब्द क्या है? जो भी हम अपनी भाषा या समुदाय के व्यक्ति के साथ बोलते हैं, ये जो हम दिन भर में जो शब्द बोलते हैं वो सब क्या है? सामान्य शब्द होते हैं। फिर आते हैं पारिभाषिक शब्द। वे शब्द जो विभिन्न व्यवसायों या ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तकनीकी शब्द भी इन्हें कहा जाता है। जैसे कि गृह शिल्प की अध्यापिका ने बच्चों को बताया कि शरीर में शक्ति, क्षमता, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमें संतुलित एवं पौष्टिक भोजन करना चाहिए। उसके बाद आते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्द। इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति भी प्रयुक्त करता है और विशेषज्ञ भी प्रयुक्त करता है। अंतर केवल इतना है कि विशेषज्ञ का जो अर्थ है, विशेषज्ञ का अर्थ पारिभाषिक और सही रूप में होता है
और सामान्य व्यक्ति का अर्थ शिथिल होता है। जैसे कि अनार का रस स्वास्थ्यवर्धक है, माँ बेटे का प्रेम वात्सल्य रस का प्रतीक है। दोनों वाक्यों में रस का एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सामान्य व्यवहार में भी किया जाता है, ठीक है, या फिर काव्य शास्त्र में भी किया जाता है। इस प्रकार के शब्दों को अर्ध पारिभाषिक यानी कि आधा पारिभाषिक या आधे तकनीकी शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है